गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत ही खुश होंगे। और बहुत दिनों बाद आज फिर से लाइव क्लास लेने का मौका मिला। ठीक है, तो ये जो लेक्चर्स होंगे, आज के जो सेशंस होंगे, ये क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का अध्याय नंबर 1, देखिए क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे, जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आपको पता नहीं होगा, परंतु इस वर्ष हमारा जो संस्थान है बहुत उम्दा, बहुत अच्छा रिजल्ट ला के दिया है। ठीक है, आप लोगों को जान के बेहद खुशी होगी कि आपके ही क्लास में जो पिछले सेशंस में जो आपके सीनियर्स रहे होंगे, उन्होंने एकदम बेहद उम्दा प्रदर्शन किया है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि सारे स्टूडेंट्स का, जो हमारे पास क्लास 12th में इंटर के स्टूडेंट थे आर्ट्स के, उन सभी का एकदम बहुत अच्छा रिजल्ट आया और 10वीं के बच्चों का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और सबसे टॉप क्लास का जो एक रिजल्ट था वो 428 मार्क्स का था, जो एक लड़की लेके आई थी। ठीक है, तो इस वर्ष हम और हिम्मत लगा के और दम लगा के और उम्दा प्रदर्शन के साथ और जोश और जुनून के साथ आपके सामने आए हैं, और इसी तरह हम अच्छा 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 रिजल्ट देते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बातचीत तो होते रहेगी, स्टार्ट करते अपने सेशन को। जैसा कि बताए कि आज के क्लास में आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री का। हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट में चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता। चैप्टर का नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों? चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता। और हम जो टारगेट सेट किए हैं अपने दिमाग में, आप लोग उससे वाकिफ रखते हैं और सहयोग भी कीजिएगा कि मेरा इस बार का टारगेट है कि इस बार कम से कम आधा से ज्यादा बच्चों का हिस्ट्री में 90 प्लस मार्क्स आना चाहिए। 90 प्लस मार्क्स आना चाहिए। 80 75 सब ले आया, बहुत देख लिए। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको चाहिए 90 प्लस मार्क्स। तो इस 90 प्लस मार्क्स के लिए बहुत ही उम्दा तरीके से मेहनत करेंगे और बहुत प्यार से मेहनत करेंगे। चलिए देखते हैं पहले चैप्टर को। तो चैप्टर का नाम है ईट, मनके तथा अस्थियां, या इसी को बोल देते हैं हड़प्पा सभ्यता। ईट का मतलब समझते हैं। देखिए, प्राचीन काल में जब लोग रहते होंगे तो वो तो घर बना के रहते होंगे। अभी से अगर हम बात करते हैं 5000 साल पहले का, 5000 साल पहले का बात करें, तो इस समय भी जो भारतीय महाद्वीप में लोग रहते थे वो इतने अव्वल थे, इतने विकसित थे कि वो लोग उस समय ईंट का प्रयोग करते थे घर बनाने में। और ऐसा वैसा नहीं, पके हुए ईंट का प्रयोग किया है इन्होंने। अभी चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने ईंट बनाया, कैसे हम लोग को ईंट का साक्ष्य मिला। और मनके, मनके का मतलब होता है पॉटरी। मनके का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों, मनके का मतलब होता है पॉटरी। पॉटरी का मतलब वैसा बर्तन जिसमें लोग अनाज रखता है, वैसा बर्तन जिसमें लोग अनाज रखता है उसको बोलते हैं पॉटरी। और अस्थियां का मतलब होता है बोन्स, बोन्स या स्केल्टन। अस्थियां का मतलब होता है बोन्स या स्केल्टन। और इन सब के बारे में एक समूचा चैप्टर बना दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। ये सिर्फ एक चैप्टर ही नहीं है विद्यार्थियों, ये हमारा इमोशंस है, हमारा इतिहास है। हम कहां से निकल के आए हैं, हमारा पास्ट क्या था, ये सब जानेंगे हम इस चैप्टर में। तो चलिए चैप्टर का थोड़ा इंट्रो लेते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? इस चैप्टर में विद्यार्थियों जो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा, सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का परिचय।
हड़प्पा सभ्यता का परिचय पढ़ेंगे। ये जो हड़प्पा सभ्यता था, ये सभ्यता कब से कब तक चला, कितने वर्षों तक रहा, समझ रहे हो। और इसमें इसके आसपास में और कौन कौन से इलाके थे, इसके साथ में और कौन सी सभ्यता पली बड़ी, इन सभी बातों का परिचय हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के इस सेक्शन में। अगला पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता का खोज कैसे हुआ। भारतीय महाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता का खोज कैसे हुआ, ये है हमारा पॉइंट नंबर 2। हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, अगला पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। ये जो सभ्यता विकसित था अभी से 5000 साल पहले, ये जो सभ्यता विकसित था, ये कहां से कहां तक फैला था, यहाँ का काम क्या था, यहाँ के लोग करते क्या थे, यहाँ के लोग जीवन यापन कैसे करते थे, यहाँ शासनिक व्यवस्था कैसा था, क्या इस पर कोई राजा शासन करता था, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या थी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या थी। और जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे, उम्मीद कीजिए विद्यार्थियों कि इस टॉपिक में आप शॉक्ड रह जाओगे कि अभी से 5000 साल पहले का लोग, वो भी इतना विकसित। ये इस समय इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग, ये लोग कितने विकसित थे, कितना हम लोग से भी आगे थे। अगला पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता का जीवन कैसा था, यहाँ लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे। फिर पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता समाप्त कैसे हो गया। अगर ये हड़प्पा सभ्यता समाप्त नहीं होता, हम और आप यही सभ्यता के वंशज होते और हम लोग आज शायद अभी से ज्यादा विकसित होते। चलिए, ये सारा टॉपिक्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हड़प्पा सभ्यता का परिचय। हड़प्पा सभ्यता का परिचय, देखिए हड़प्पा सभ्यता के परिचय में हम 3 बातों को जानेंगे। पहला बात है कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण क्या है, हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक चला था, उसका काल निर्धारण क्या है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जो काल निर्धारण पढ़ेंगे, ये काल निर्धारण हमको 2-3 तरह से पढ़ना है, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है, ये बस अनुमान लगा दिया गया है कि यहां से यहां तक हड़प्पा सभ्यता चला था। तो चलिए पढ़ते हैं काल निर्धारण के बारे में। ये हड़प्पा सभ्यता का हम काल कैसे निर्धारित करेंगे। देखिए, काल निर्धारण के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। काल निर्धारण अगर किसी चीज का करते हैं तो उसके लिए हमको कोई वस्तु चाहिए। जैसे भारत में जब खुदाई हो रहा था, जो पुरातात्विक विभाग खुदाई कर रहा था, तो उसको नीचे से कोई ना कोई वस्तु मिला होगा, कोई ना कोई वस्तु मिला होगा, कोई ना कोई हड्डी मिला होगा, जो आगे अभी हम बताएंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए, जब भारत में पुरातात्विक विभाग खुदाई कर रहा था, तो जमीन के नीचे से उसको बहुत सारी हड्डियां मिली, बहुत सारी ईंटें मिला, और बहुत सारा उसमें मनका मिला था। तो उसी से हम लोग काल डिसाइड करते हैं। अब ये काल डिसाइड करते हैं, एक विधि आता है कार्बन 14 विधि। कार्बन 14 विधि, देखिए एक विधि है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन 14 विधि। ये कार्बन 14 विधि के द्वारा हम किसी भी वस्तु का आयु निकाल सकते हैं कि ये वस्तु कितना पुराना है। मानिए कि ये कोई भूमि है, यहाँ पे खुदाई हुआ और यहाँ से हमको अस्थियां प्राप्त हुआ, यहाँ से हमको अस्थियां प्राप्त हुआ और इसको लैब में ले जाया गया और लैब में इसका जांच हुआ। इसमें जांच किया था कि कार्बन 14 विधि का इसमें जांच हुआ। देखिए, कोई भी वस्तु का अगर साइंटिफिक तरीके से काल निर्धारण करेंगे तो वो कार्बन 14 विधि के द्वारा इसका काल निर्धारण होगा। और ये कार्बन 14 विधि क्या होता है कि कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ ये अस्थियां मिला और अस्थियां में कार्बन 12 और कार्बन 14,
कार्बन 12 और कार्बन 14 नामक दो तत्व पाया जाता है। कार्बन 12 और कार्बन 14 नामक दो तत्व पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जब कोई वस्तु मृत हो जाता है, जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ना बंद हो जाता है, तो कार्बन 12 का धीरे 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 क्षय होने लगता है और कार्बन 14 वहीं पे रहता है। और इसी के द्वारा हम जानते हैं कि ये वस्तु कितना पुराना है। तो जब यहाँ पे खुदाई हुआ, मटके मिले, तो हमको काल निर्धारण पता चल गया, ये जो हड़प्पा सभ्यता था ये कब से कब तक चला होगा। देखिए, अभी कार्बन 14 फिर पढ़ाएंगे, अभी तो आपको बेसिक रूप से ध्यान में आ गया होगा। हम इसका काल निर्धारण को पढ़ते हैं। अगर हमसे सीधा सीधा पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या था, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2750 ईसा पूर्व से 1750 2750 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ये काल था। परंतु ये जो काल था ये मैच्योर फेज था। ये कैसा फेज था? मैच्योर फेज था। मैच्योर फेज था। मैच्योर फेज कहने का मतलब कि 2750 से 1750 के बीच में हड़प्पा सभ्यता बहुत ज्यादा विकसित कर गया था, बहुत ज्यादा। इसके बाद का नहीं पढ़ रहे, इसके आगे का नहीं पढ़ रहे। और इसके बाद यहां देखिए, अगर हम बोले एनसीईआरटी के अनुसार, तो हड़प्पा सभ्यता का शुरुआत जो हुआ था 3300 ईसा पूर्व से हुआ था। 3 कालखंड में पढ़ते हैं। 3300 ईसा पूर्व में हुआ, फिर ये चला 2750 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, फिर ये मान लीजिए 1300 ईसा पूर्व तक। ध्यान दीजिए, ये जो 3300 से 2750 के बीच में ये जो फेज था प्यारे विद्यार्थियों, 3350 से 2750 तक हड़प्पा सभ्यता का शुरुआत हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का शुरुआती फेज था, शुरुआत हुआ था। इस समय यह सभ्यता ज्यादा विकसित नहीं था, ज्यादा विकसित नहीं था। ठीक है, इस समय यह सभ्यता 3350 से 2750 तक यह सभ्यता ज्यादा विकसित नहीं हुआ था। यहाँ कोई बड़ा बड़ा शहर नहीं खोजा गया था या कोई बड़ा बड़ा शहर नहीं बन गया था। ये लोग इस समय में ये पशुपालन और कृषि करते थे। पशुपालन और कृषि करते थे, इसी से इनका जीवन यापन होता था। परंतु प्यारे विद्यार्थियों, 2750 से 1750 के फेज में ये सभ्यता अचानक से विकसित हो गई। 2750 से 1750 के फेज में, 2750 से 1750 ईसा पूर्व के फेज में यह सभ्यता अचानक से विकसित हो गई। यह पहली शहरी सभ्यता बन गई। शहरी सभ्यता, यहां पे नोटिस कीजिएगा, पहली शहरी सभ्यता बन गई। दूसरा पॉइंट लिखे तो ये कृषि, पशुपालन ये तो कर ही रहा था, साथ साथ ये व्यापार भी करना स्टार्ट कर दिया। इसी फेज में हमको साक्ष्य मिलता है
कि ये लोग दूसरे सभ्यता से व्यापार भी करते थे, ठीक है। तो ये हो गया। और 13 यहां देखिए 1750 से 1300 ईसा पूर्व का समय, इस समय हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, और पतन का कारण जलवायु परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण और बाढ़ बोलते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण बोला जाए तो 3300 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और 1300 ईसा पूर्व तक चला था। हड़प्पा सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक चला था। ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। आपको बोले कि 3300 ईसा पूर्व से लेके 2700 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता का शुरुआत हो रहा था। ये सभ्यता ज्यादा विकसित नहीं था और इस सभ्यता में लोग खेती करते थे, पशुपालन करते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। उस समय ये ज्यादा विकसित नहीं था, ज्यादा शहरी नहीं था, इसको अर्ध शहरी बोल सकते थे। इस समय ये अर्ध शहरी था। फिर समय आया 2750 से 1750, ये हुआ इसका मैच्योर फेज। ये समय बच्चा था, अब ये जवान हो गया, अब ये ज्यादा विकास करेगा, ज्यादा विकसित हो गया। अब यहाँ पे लोग शहर बनाने लगे, एक गांव एक मोहल्ले से धीरे धीरे शहर का निर्माण हो गया और इस सभ्यता में शहरी सभ्यता कहलाया। पूरे विश्व की पहली शहरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता था। याद रखिएगा, पूरे विश्व का पहला शहरी सभ्यता कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता था। और इस सभ्यता में लोग कृषि पशुपालन के साथ साथ व्यापार करना शुरू कर दिए थे। व्यापार जब लोग करेंगे, व्यापार कब करेंगे? जब लोग ज्यादा अनाज उपजाने लगेंगे और वो अनाज वो खा के बचा लेते थे और बचे हुए अनाज को बेच देते थे। और हमको इसमें साक्ष्य भी मिला है कि मेसोपोटामिया एक सभ्यता था जो इसी का पड़ोस में था। वो मेसोपोटामिया के सभ्यता से यहाँ का साक्ष्य मिला कि यहाँ से वहां व्यापार होता था। इसीलिए ये परिपक्व फेज में था। इस 1750 से 1750 ईसा पूर्व में ये बहुत ज्यादा विकसित हुआ। अब 1750 से 1300 आते आते ये सभ्यता धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ते गया। धीरे धीरे ये विनाश की ओर बढ़ते गया और 1300 ईस्वी आते आते इसका पूर्ण रूप से विनाश हो गया। यह सभ्यता समाप्त हो गया, इसमें कुछ नहीं बचा। और समाप्त होने का कारण बताया जाता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन बोला जाता है, जैसे अभी हम लोग जो विकास कर रहे हैं उसमें पेड़ पौधा काट रहे हैं तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है। गर्मी के समय में देखते हैं कितना गर्मी लगता है, पसीना तर 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 चलते रहता है। ठंडी के समय में खूब ठंडी लगेगा, बरसात के समय में बरसातें नहीं होगा। होता है कि नहीं होता है? इसी को हम बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। और इसी जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो चुका था। और दूसरा, अलग अलग इंसान अलग अलग बात बोलता है। कोई बोलता है कि आर्यों का आक्रमण हुआ था। मध्य एशिया में एक समुदाय रहता था, आर्य समुदाय, वो आक्रमण कर दिया था हड़प्पा सभ्यता पर, जिसके कारण ये समाप्त हो गया। अगला कारण बताया जाता है बाढ़ का आना। बाढ़ आ गया था, इसीलिए इस सभ्यता का क्या हो गया? समाप्त हो गया। देखिए, यहां से आपको हम दो पॉइंट देते हैं, दोनों पॉइंट से सवाल पूछता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, तो याद रखिएगा। अगर पूछेगा आपसे हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है, हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक चला था, तो इसका आंसर आपको देना है 2750 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व।
ये पढ़ने के लिए ठीक है 3300 से 1300, मगर हम जो विकसित था उसको मानते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कालखंड क्या है? 2750 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। एक तो सवाल ये बन जाएगा। अगला सवाल बनेगा, विश्व की पहली शहरी तथा विकसित सभ्यता। विश्व की पहली शहरी तथा विकसित सभ्यता के रूप में हम जानते हैं अपने हड़प्पा सभ्यता को। विश्व की पहली शहरी तथा विकसित सभ्यता किसको बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता का कालखंड क्या है? 2750 से 1750। विश्व की पहली शहरी तथा विकसित सभ्यता को क्या नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये कालखंड समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझना है तो ये पूरा चीज समझ जाइए। अगर आपको रटना है, आपको चाहते हैं कि नहीं सर हमको एग्जाम के लिए बस आप पार करवा दीजिए, तो ये 2 पॉइंट इसमें से याद कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता का कालखंड क्या है? 2750 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा विश्व की पहली शहरी तथा विकसित सभ्यता कौन थी? तो ये हड़प्पा सभ्यता थी। ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये हो गया आपका VVI पॉइंट। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि यहाँ पढ़ लिए होंगे अच्छे से। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना नोट्स तो मिलेगा ही। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हम अपने इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ लिए कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण। ठीक है, अब आपको बताए थे कि ये जो हड़प्पा सभ्यता का ये जो काल निर्धारण हुआ, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का ये जो काल निर्धारण हुआ, ये काल निर्धारण किस बेसिस पे किया गया? बताए ना जी, किस बेसिस पे किया गया? एक तो बोले थे आपको कि खुदाई हुआ था सर। क्या हुआ था? खुदाई हुआ। खुदाई से हमको क्या प्राप्त हुआ? खुदाई से हमको प्राप्त हुआ हड्डियां। खुदाई से हड्डियां प्राप्त हुआ, मनके प्राप्त हुए, हड्डियां प्राप्त हुआ, मनके प्राप्त हुए और ईंटें प्राप्त हुई। ये सब चीज हमको मिल गया और इस सब चीज को हम पकड़े और इसको लैब में ले गए। कहां ले गए प्यारे विद्यार्थियों? लैब में ले गए और यहाँ पे इसका जांच किया गया। कौन सा जांच? कार्बन 14 विधि का जांच किया गया। कौन सा जांच किया गया? कार्बन 14 विधि का जांच किया गया। ये जो खुदाई हुआ, जमीन के अंदर जो खुदाई हुआ, इसको हम बोलते हैं पुरातत्व। पुरातत्व। जमीन के नीचे से खुदाई करके ऐतिहासिक वस्तु को प्राप्त करना पुरातत्व कहलाता है। जमीन के नीचे से खुदाई करके ऐतिहासिक वस्तु को प्राप्त करना ही पुरातत्व कहलाता है। चलिए जानते हैं कि पुरातत्व ये होता क्या है, पुरातत्व किसे कहते हैं। देखिए ये सब देख रहे हैं, यहां आपको दिख रहा होगा, अगर फोटो में दिख रहा होगा। चलिए ये जो दिख रहा है, ये लोग क्या कर रहा है? खुदाई कर रहा है। यहां देखिए कि व्यक्ति एकदम खंती लेके देख खंती मार रहा है। ये देख रहे हैं, यहाँ एकदम लग रहा है कि कोई यहाँ पे एकदम बाथिंग टब बनाइल है। ये देख रहे हैं, यहाँ लग रहा है कुआं बनाइल है। ये खुदाई से पता चला। ये जो खुदाई हुआ जमीन के नीचे, इसी को हम बोलते हैं पुरातत्व। और जमीन के नीचे से देखिए ये वाला एकदम फोटो मिला था, ये फोटो मिला जमीन के नीचे से। देखिए
पुरातत्व को अंग्रेजी में बोलते हैं आर्कियोलॉजी। पुरातत्व को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? पुरातत्व को अंग्रेजी में बोलते हैं आर्कियोलॉजी। आपके सवाल में, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है कि पुरातत्व क्या है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? अगर हमको पुरातत्व का परिभाषा देना होगा तो क्या देंगे? पुरातत्व इतिहास की वह शाखा है जिसमें प्राचीन मानव जीवन का अध्ययन किया जाता है। पुरातत्व इतिहास की वैसी शाखा है जिसमें प्राचीन मानव, पहले के मानव के जीवन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कैसे अध्ययन करेंगे? इसमें पुराने समय के अवशेषों जैसे औजार, बर्तन, सिक्के, भवन, मूर्तियां आदि का अध्ययन होता है। हम क्या करेंगे? पुरातात्विक खुदाई करेंगे। खुदाई करने से हमको जमीन के नीचे से औजार मिलेगा, बर्तन मिलेगा, सिक्का मिलेगा, भवन मिलेगा, मूर्तियां मिलेगी, और इसी का जब हम अध्ययन करेंगे, इसी का लैब में शोध करेंगे तो हमको प्राप्त होगा इससे वस्तु। एक सेकंड, चलिए, इससे प्राप्त होगा हमको वस्तु, और इसी वस्तु का हम अध्ययन करके हम पुरातात्विक खोज करते हैं। देखिए, खुदाई के माध्यम से जमीन के नीचे छिपे अवशेष खोजे जाते हैं। इसमें क्या होता है? खुदाई करके जमीन के नीचे जो अवशेष छुपा हुआ है, जो तत्व दबा हुआ होता है, उसको हम ढूंढते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। पुरातत्व से हमें प्राचीन सभ्यताओं की संस्कृति, धर्म, अर्थव्यवस्था और जीवन शैली की जानकारी मिलती है। और जो जमीन के नीचे से अगर हमको कोई चीज, कोई वस्तु मिलता है, उससे हमको पता चलता है कि ये जो पुरानी सभ्यता थी, जो पहले यहाँ लोग रहते थे, वो कैसी संस्कृति का पालन करते थे, कौन से धर्म को मानने वाले थे, उसकी अर्थव्यवस्था कैसा था, उसका जीवन यापन कैसा था। देखिए, हमको अगर जमीन के नीचे से खुरपी मिलेगा, हल मिलेगा, तो हम क्या सोचेंगे? वहां के लोग क्या साइंटिस्ट थे? अरे, खुरपी और हल मिल रहा है तो उससे हम साइंटिस्ट तो नहीं समझ जाएंगे, तो हम क्या समझेंगे? वो लोग किसान थे, अपना जीवन यापन किस पे गुजारते थे? किसानी करके गुजारते थे। तो इसी से पता चला कि हम लोग, ये लोग कैसा था? ये लोग किसान था। अर्थव्यवस्था के बारे में कैसे पता चला? हमको यहाँ हड़प्पा सभ्यता का सिक्का मेसोपोटामिया में मिला, मेसोपोटामिया का सिक्का हड़प्पा सभ्यता में मिला। इसका मतलब समझते हैं कि उस देश, इस देश का पैसा उस देश में कैसे चला गया जी? जब व्यापार होता था तब नहीं इस देश का पैसा उस देश में गया, या उस देश का पैसा इस देश में आया। तो इससे हमको पता चल गया अर्थव्यवस्था के बारे में। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता जैसी प्राचीन सभ्यताओं की जानकारी पुरातत्व से ही मिलती है। और ये जो हड़प्पा सभ्यता, जो इतनी पुरानी सभ्यता थी, और इन सब का जानकारी हमको किसके माध्यम से मिलता है? पुरातत्व के माध्यम से मिलता है, पुरातत्व के माध्यम से। यह इतिहास को परमाणुओं के आधार पर समझने में मदद करता है, और यही पुरातत्व के मदद से हम इतिहास को समझ सकते हैं। जो विभिन्न स्थानों पर उत्खनन, पुरातात्विक सामग्री की खोज करते हैं, उन विद्वानों को पुरातात्ववेता या पुरातात्वविद कहते हैं। और जो भी व्यक्ति जगह जगह जाके खुदाई करता है और वहां से वस्तु को ढूंढता है, पुरातात्विक सामग्री को ढूंढता है, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं पुरातात्ववेता। क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? पुरातात्ववेता या पुरातात्वविद बोलते हैं। आशा करते हैं कि ये भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पुरातात्विक क्या है? जमीन के नीचे, जमीन के नीचे से, जमीन के नीचे से खोजी गई पुरातात्विक सामग्री, जमीन के नीचे से खोजे गई पुरातात्विक सामग्री को ही पुरातत्व कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं।
और जो यह खोजते हैं उसे पुरातात्विद कहते हैं। जो यह खोजते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको पुरातात्विद बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ खुदाई किए और हमको ये सब वस्तु प्राप्त हुआ। खुदाई किए और हमको प्राप्त क्या हुआ प्यारे विद्यार्थियों? ये सारा वस्तु प्राप्त हुआ। अब जब ये सारा वस्तु जमीन के नीचे दबा रहेगा तो इस पे सूर्य का किरण नहीं पड़ेगा, और जब सूर्य का किरण नहीं पड़ेगा तो इसका जो कार्बन 14 है, वस्तु में जो कार्बन 14 उपस्थित होगा वो वैसे का वैसा ही रखा रहेगा। कार्बन 14 वैसे का वैसा ही रखा रहेगा और कार्बन 12 धीरे धीरे घट जाएगा। और जितना कम कार्बन होगा, समझ रहे हो, जितना कम कार्बन होगा उतना ज्यादा इसका आयु होगा। और इसी विधि को हम बोलते हैं कार्बन 14 विधि। कार्बन 14 विधि क्या है? तो किसी भी वस्तु के आयु का पता लगाने में अगर हमको किसी वस्तु का आयु जानना है कि यह वस्तु कितना पुराना है, तो हम किस विधि का उपयोग करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? कार्बन 14 विधि का प्रयोग करेंगे। देखिए कार्बन 14 विधि बताते हैं, ध्यान दीजिए। ये है कार्बन 14 विधि। सवाल पूछता है एग्जाम में कि कार्बन 14 विधि क्या है, ये पूछा गया सवाल है। कार्बन 14 विधि क्या है? देखिए, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। वैसा विधि जिससे हम तारीख निर्धारण कर सके, किसी वस्तु की आयु निर्धारण कर सके, इसको हम बोल देते हैं क्या चीज? कार्बन 14 विधि बोल देते हैं। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री WF लीवी, ध्यान रखिएगा, कार्बन 14 विधि का जो खोज है, कार्बन 14 विधि का खोज कौन किए थे? कार्बन 14 विधि का खोज किए थे WF लीवी। कार्बन 14 विधि का खोजकर्ता कौन है? तो कार्बन 14 विधि के खोजकर्ता है WF लीवी। ये अमेरिकी विद्वान थे। कहाँ के विद्वान थे? अमेरिका के विद्वान थे। अमेरिकी विद्वान थे, अमेरिकी साइंटिस्ट थे WF लीवी। कार्बन 14 क्या है? आयु पता लगाने का विधि है, आयु पता लगाने का रासायनिक विधि है, या काल निर्धारण करने की रासायनिक विधि है, जिसके खोजकर्ता कौन है? WF लीवी, जिसका खोज अमेरिका के वैज्ञानिक WF लीवी ने 1948 में। कार्बन 14 विधि का खोज कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में हुआ था। कार्बन 14 विधि का खोज कब हुआ? तो कार्बन 14 विधि का खोज 1946 है। कार्बन 14 विधि का खोज कब हुआ प्यारे विद्यार्थियों? 1946 में हुआ। ध्यान दीजिए। देखिए, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को ही हम कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री WF लीवी द्वारा सन 1946 में। कार्बन 14 विधि का खोज कब किया गया? 1946 ईस्वी में किया गया था। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। आपको क्या बोले थे? कोई भी वस्तु है या जीवित वस्तु है, उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 दो गो कंपोनेंट याद रखिएगा। कार्बन 12 और कार्बन 14 एक समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है। अच्छा, मिस्टेक हो गया था, सुनिए। देखिए, कोई भी जीवित वस्तु है
उसमें दो तरह का तत्व पाया जाएगा, एक तो कार्बन 12 पाया जाएगा, एक कार्बन 14 पाया जाएगा। जब वो वस्तु का विनाश हो जाएगा, जब वो वस्तु समाप्त हो जाएगा, तो कार्बन 12 स्थिर रहता है। हम मिस्टेक से बताए कार्बन 14 स्थिर रहता है, परंतु कार्बन 12 स्थिर रहता है और कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है। धीरे 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 कार्बन 14 क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। इतने वर्षों में उस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है, और जैसे जैसे समय गुजरेगा, जैसे जैसे लंबा समय बीतेगा, कार्बन का 14 का मात्रा गिरते 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 आधा से भी कम हो जाता है। इस प्रकार वस्तु के काल की गणना की जाती है, जिस पर पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। और उस पदार्थ में देखा जाता है कि इस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा कितना कम हुआ है, और जितना कम कार्बन 14 होगा वो वस्तु उतना ही पुराना होगा। पदार्थों में कार्बन 14 की क्षय की प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता कहा जाता है। चलिए ये लाइन तो उतना न है, हम आते हैं अपने लाइन पे। कार्बन 14 विधि क्या है, तिथि निर्धारण की विधि को ही हम क्या बोलते हैं, कार्बन 14 विधि। कार्बन 14 विधि का खोज कौन किया था, तो कार्बन 14 विधि का खोज अमेरिकी रसायन शास्त्री WF लिबी के द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया था। कार्बन 14 विधि में, इस विधि में ध्यान दीजिएगा, इस विधि में जीवित वस्तु में दो तत्व उपलब्ध होता है, एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 14। जब वस्तु विनाश की स्थिति में आ जाए या वस्तु का क्या हो जाए, अंत हो जाए, तो कार्बन 12 स्थिर रहता है, कार्बन 12 स्थिर रहता है और कार्बन 14 का क्षय होने लगता है, और कार्बन 14 धीरे धीरे गिरने लगता है। और व्यक्ति जो है यही वस्तु में कार्बन 14 विधि देखता है कि अगर उस वस्तु में जितना कम कार्बन 14 होगा वो वस्तु उतना ही पुराना होगा। इससे डिसाइड होता है, अगर किसी वस्तु में जितना कम कार्बन 14 होगा वो वस्तु उतना ही पुराना होगा, कोई दिक्कत? देखिए खोज विधि पुरातात्विक और खुदाई सब बता दिए। पुरातात्विक किसे बोलते हैं, पुरातत्व जमीन के नीचे जो खोदाई करके सामग्री खोजने की प्रक्रिया को पुरातत्व कहते हैं। उसके बाद बोले कि कार्बन 14 विधि से काल निर्धारण होता है, तिथि निर्धारण होता है। किसी भी वस्तु का आयु का निर्धारण, आयु का पता लगाने के लिए हमको कार्बन 14 विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। कार्बन 14 विधि का खोज अमेरिकी रसायन शास्त्री WF लिबी ने किया था 1946 ईस्वी में। किसी विधि में किसी भी जीवित वस्तु पर दो तरह का कार्बन उपस्थित होता है, कार्बन 12 और कार्बन 14। विनाश जब वस्तु का हो जाए तो कार्बन 12 स्थिर रहता है और कार्बन 14 का क्षय होने लगता है। अगर किसी वस्तु में जितना कम कार्बन 14 होगा वो वस्तु उतना ही पुराना होगा। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम काल निर्धारण पढ़ लिए, काल निर्धारण का पूरा चीज पढ़ लिए कि काल निर्धारण कैसे करते हैं, किस मेथड से करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़े एक बार लिख देते हैं। ये कलर दिख रहा होगा, बताइए। सिंधु सभ्यता का काल, सिंधु सभ्यता का कालखंड क्या है, तो क्या बोलेंगे 2750 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, यही कालखंड है।
फिर पूछेंगे विश्व की विश्व की पहली विश्व की पहली शहरी सभ्यता, विश्व की पहली शहरी सभ्यता, विश्व की पहली शहरी सभ्यता कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? तो ये है कौन सा? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। फिर पूछेंगे जमीन के नीचे, जमीन के भीतर से खुदाई कर सामग्री में ऐसे लिखे, जमीन के नीचे से खुदाई कर प्राचीन सामग्री खोजने की प्रक्रिया, जमीन के नीचे से खुदाई करके सामग्री खोजने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पुरातत्व बोलते हैं, पुरातत्व। ठीक है, और देखिए और क्या बोलेंगे? किसी भी वस्तु का काल निर्धारण की विधि, काल निर्धारण की विधि, किसी भी वस्तु के काल निर्धारण की विधि को क्या बोलेंगे? कार्बन 14 विधि। क्या बोलेंगे? कार्बन 14 विधि। कार्बन 14 विधि के खोजकर्ता कौन है? तो WF लिबी हैं। कब खोज किए थे? तो 1946 में किए थे। ये सब आपको एक बार में याद होना चाहिए। इस पॉइंट में हम आपको इतना बात बताए हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता का अन्य नाम क्या है। ये जो हम सभ्यता पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इसका बहुत सारा नाम है, तो उन नामों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। तो एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। गर्मी बहुत है जी। देखिए ज्यादा गर्मी है, पानी पिया कीजिए एकदम दम के, समझे? जब तक पानी पीजिएगा ना उतने अच्छा है बॉडी के लिए। चलिए ये कर लिए होंगे, अगला टॉपिक देखते हैं। सिंधु सभ्यता का अन्य नाम। हम लोग सिंधु सभ्यता को और किस किस नाम से जानते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। पहले तो इसका नाम सिंधु सभ्यता यही जानते हैं, इसको सिंधु सभ्यता काहे बोलते हैं, या इसका और नाम लिख देते हैं हम, इसको हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। एक तो नाम ये हो गया इसका, क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता। एक नाम इसका हम दे देते हैं सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। एक नाम दे देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, एक नाम बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। हम इतने नामों से सिंधु सभ्यता को जानते हैं। पहला नंबर, इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है ये समझिए। देखिए जब इस शहर का, इस सभ्यता का खोज चालू हुआ, समझ रहे हो, जब इस सभ्यता का खोज चालू हुआ, आसपास खुदाई होना स्टार्ट हुआ, लोग आसपास खुदाई करने लगे, इसको जानने लगे कि ये सभ्यता कितना बड़ा है, उसमें से सबसे पहली बार
एक शहर खोजा गया था और पहला शहर हड़प्पा ही था। खोजा गया पहला शहर का क्या नाम था? खोजा गया पहला शहर का नाम था हड़प्पा, और यह खोजा गया था 1921 ईस्वी में। खोजा गया पहला शहर था हड़प्पा, इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या रख दिए? हड़प्पा सभ्यता। कोई दिक्कत नहीं, एकदम बिल्कुल मक्खन की तरह। जब सिंधु सभ्यता का खोज हो रहा था तो सबसे पहला जो शहर खोजा गया था वो शहर कौन था? तो प्यारे विद्यार्थियों, वो शहर था हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया शहर कौन था? हड़प्पा था। कब खोजा गया? 1921 ईस्वी में। कौन खोजा? तो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी एक व्यक्ति थे, दयाराम साहनी, उन्होंने ही हड़प्पा शहर का खोज किया था 1921 में, इसीलिए इस सभ्यता का क्या नाम रख दिया? हड़प्पा सभ्यता। चलिए दूसरा नाम देखते हैं। दूसरा नाम क्या है? सिंधु सभ्यता। दूसरा नाम है सिंधु सभ्यता। देखिए बताते हैं दूसरे नाम के बारे में। देखिए, जब आप भारत का ये नक्शा देखेंगे तो भारत के यहां से एक नदी गुजर रही है, एक नदी गुजर रही है, और ये नदी है सिंधु नदी। ये नदी कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ये पूरा शहर, ये पूरा हड़प्पा सभ्यता ही है। यहाँ ऐसे फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता। ये पूरा शहर सिंधु नदी पर बसा हुआ था। ये पूरा ये पूरा शहर का जो है, पूरा शहर का जो काम होता था, जो पानी का यूज होता था, वो किस नदी के माध्यम से होता था? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के माध्यम से होता था। इसीलिए इस पूरे शहर का नाम, इस पूरे सभ्यता का नाम हम क्या रख दिए? सिंधु सभ्यता। सिंधु नदी के कारण, सिंधु रिवर के कारण इसका पूरा नाम क्या रख गया? सिंधु सभ्यता। और ये जितना भी शहर था सिंधु सभ्यता में, वो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था, इसीलिए इसका एक और नाम क्या रख दिया? सिंधु घाटी सभ्यता। इन तीनों नाम में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? पहला नाम हड़प्पा सभ्यता इसीलिए बोले क्योंकि इसमें पहला शहर जो खोजा गया था उसका नाम क्या था? हड़प्पा। और सिंधु सभ्यता इसीलिए बोले क्योंकि यहाँ का लोग सिंधु नदी पर निर्भर था, और यहाँ का लोग सिंधु नदी के आसपास ही रहता था, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ आता है कांस्य युगीन सभ्यता। देखिए, मानव द्वारा प्रयोग किया गया, ध्यान रखिएगा इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा। मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु। मानव सबसे पहले कौन से धातु का प्रयोग किया? पहले सोना यूज किया, चांदी यूज किया, पीतल यूज किया, कांसा यूज किया कि तांबा यूज किया? तो मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु जो था वो था, प्यारे विद्यार्थियों, तांबा। मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु क्या था? तांबा था। जब मानव इस सभ्यता में आया, जब मानव हड़प्पा सभ्यता में आया 1750 से 1750 के बीच में, कोई मानव था, वो दिमाग लगाया। ये क्या किया? तांबा को, ये क्या किया? तांबा को और टीन को, तांबा को और टीन को आपस में मिला दिया और इससे एक नया धातु बन गया, कांसा। एक नया धातु क्या बन गया? कांसा। यहाँ के मानव के पास तांबा पहले से था, मानव पहले ही तांबा का प्रयोग कर चुका था। जब मानव आदि मानव से थोड़ा विकसित हुआ था, उसी समय मानव तांबा का प्रयोग कर चुका था। बाद में हड़प्पा सभ्यता के समय में मानव क्या किया? तांबा में टीन मिला दिया और इससे बन गया कांसा बन गया। तांबा में टीन मिला देने से क्या बन गया?
कांसा। तो हड़प्पा सभ्यता में जो लोग यूज करते थे वो कांसा के बर्तन यूज करते थे, कांसा धातु का यूज करते थे। इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया, कांस्य युगीन सभ्यता रखा गया, क्योंकि इस सभ्यता में कांसा का खोज हुआ था। यहाँ आपके जानने लायक क्या बात है कि मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु क्या था, तांबा था। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस नदी पर निर्भर थे, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंधु नदी पर निर्भर थे, सिंधु और उनके सहायक नदियों पर निर्भर थे। और तांबा में टीन मिला देने से क्या बन जाएगा, कांसा बन जाएगा। तांबा में टीन मिला देने से क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, कि सर तांबा में टीन मिला देने से कांसा का निर्माण हो जाएगा। चलिए ये भी खत्म हो गया सिंधु सभ्यता के अन्य नाम। अगला है सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं। सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं, याद रखिए ये समकालीन क्या होता है। चलिए ध्यान दीजिए, समकालीन, सम मतलब एक साथ, कालीन मतलब समय। जब एक समय में ही बात करे उसको बोलते हैं समकालीन। जैसे आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं, हम लोग एक ही युग में जी रहे हैं, एक ही समय में जी रहे हैं, तो आप हमारे क्या हो गए, समकालीन हो गए। आप मेरे क्या हो गए, समकालीन हो गए। उसी तरह सर क्या पूरे विश्व में जब सिंधु सभ्यता था यहाँ भारत में, ठीक है, यहाँ भारत में जब भारत में यहाँ सिंधु सभ्यता था तो क्या पूरे विश्व में केवल यहीं पे आदमी रहता था, क्या विश्व के ई कोना में आदमी नहीं रहता था, समझ रहे हैं। तो यही बोल रहा है जब भारत में यहाँ सिंधु सभ्यता था तो विश्व के अन्य भाग में क्या चल रहा था, इसके साथ साथ और कौन कौन सी सभ्यताएं चल रही थी, हमसे ये पूछा है। तो ये लास्ट टॉपिक आज का हम अच्छे से देख लेते हैं, यहां ध्यान दीजिए। आपको ये मैप अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, चलिए आप यहां देखिए, अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ 3000 ईसा पूर्व, ये 3000 ईसा पूर्व का मैप है। यहां देखिए ये है हमारा प्यारा देश भारत, ये है हमारा प्यारा देश भारत, और यहाँ एक सभ्यता पनपी है, यहाँ एक सभ्यता पनपी है। और इस सभ्यता को हम किस नाम से जानते हैं, देखिए इस सभ्यता को हम जानते हैं सिंधु सभ्यता। किस नाम से जानते हैं, सिंधु सभ्यता के नाम से। और सिंधु सभ्यता किस नदी पर है, सिंधु नदी पर। अब यहां देखिए चाइना का, यहां दिख रहा है, यहां भी एक सभ्यता चल रहा था जिसको हम बोलते हैं चीनी सभ्यता। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ चीनी सभ्यता भी चल रहा था। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन था, तो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता एक तो था चीनी सभ्यता, और ये जो चीनी सभ्यता है ये हुआंग होय, हुआंग 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 हे नदी पर था। जैसे कि ये पूरा सिंधु सभ्यता किस नदी पर था, सिंधु नदी पर, उसी तरह ये जो चीनी सभ्यता था ये हुएंग ही नदी पर बसा हुआ था। और देखिए यहां दिख रहा है, यहां भी एक सभ्यता है ना, इसको बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसको क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अभी आपको बोले थे ना कि मेसोपोटामिया में ही भाई हड़प्पा सभ्यता का सिक्का मिला था। तो ये लोग क्या करते थे, यहां से व्यापार करते थे, नाव लेके जाते थे और यहाँ 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 ऐसे मेलुहा पहुंच जाते थे, ऐसे यहाँ से व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार किस सभ्यता से होता था, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से होता था। एक और सभ्यता है, देखिए मेसोपोटामिया का जो सभ्यता है
यह दजला फरात नदी पर है। कौन सी नदी पर है? दजला फरात, दजला फरात नदी। हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी पर बसा हुआ है? दजला फरात नदी पर। और यहाँ पे एक और सभ्यता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रीक की सभ्यता या यूनान की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता या यूनान की सभ्यता, ये नील नदी पर है। कौन सी नदी पर है प्यारे विद्यार्थियों? ये है नील नदी पर। तो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन कौन सा हो जाएगा? ग्रीक की सभ्यता, या इसी को हम इसका जो अच्छा नाम है वो बोलते हैं मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और चीन की सभ्यता। यहाँ आपको दिख गया होगा यहाँ कौन सा सभ्यता है? तो यहाँ है हमारा प्यारा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी पर है? तो सिंधु नदी पर है। फिर सिंधु घाटी का जो व्यापार होता था वो किससे होता था? मेसोपोटामिया से होता था। मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया कौन से नदी के है? दजला फरात नदी पर है। फिर आता है मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता नील नदी पर है। और चीन की सभ्यता हुआंग हे नदी पर है। देखिए इस तरह से मेसोपोटामिया के सिंधु घाटी सभ्यता का देखिए मेसोपोटामिया के समकालीन सभ्यता में क्या क्या बताए थे? एक तो बताए मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे है? नील नदी के किनारे। फिर बताए थे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे। फिर बताए चीन की सभ्यता हुआंग हे नदी के किनारे। तो चलिए देखते हैं कि सिंधु घाटी के समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं आती है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं। ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों कि ये आपके एग्जाम में भी पूछता है, सवाल देता है कि किन्हीं दो सभ्यताओं का नाम लिखे जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन हो। तो आपको 4 गो नाम बताए हुए हैं। पहला सभ्यता कौन सा था? तो पहला सभ्यता बोलेंगे, पहला सभ्यता था सर हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो था प्यारे विद्यार्थियों यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। और ये हड़प्पा सभ्यता जो है, ये हड़प्पा सभ्यता जो है विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता। नेक्स्ट बात करें तो अगला 2 नंबर में हम पढ़ते थे मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये दजला फरात नदी। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे बसा हुआ है। और बात करते हैं ये जो दजला फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया सभ्यता बसा हुआ है ये विश्व की पहली तथा प्राचीन सभ्यता है। प्राचीन सभ्यता है। विश्व की पहली तथा प्राचीन सभ्यता, विश्व की पहली तथा प्राचीन सभ्यता कौन सा सभ्यता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता। ये मिस्र की जो सभ्यता है प्यारे विद्यार्थियों ये नील नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी? तो नील नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है चीन की सभ्यता। चीन की
चीन की सभ्यता। ये चीन की सभ्यता हुआंग हुआंग हे हुआंग हे नदी के किनारे बसा हुआ है। चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुआंग हे। ये चार सभ्यता सिंधु घाटी की समकालीन सभ्यता है। पहला है हड़प्पा सभ्यता, जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है और विश्व की पहली शहरी सभ्यता है। दूसरा है मेसोपोटामिया सभ्यता, जो दजला फरात नदी के किनारे है, जो विश्व की पहली तथा सब प्राचीन सबसे पहली सभ्यता है और सबसे पुरानी सभ्यता है। और ये कैसी था? ये था ग्रामीण सभ्यता। कैसा था? ये था ग्रामीण सभ्यता। सिंधु सभ्यता के अलावा ये तीनों जो सभ्यताएं थी, ये ग्रामीण सभ्यता था, ये लोग गांव में निवास करते थे। फिर आता है मिस्र की सभ्यता, जो नील नदी के किनारे है। चीन की सभ्यता, जो हुआंग हे नदी के किनारे है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़े किस किस चीज के बारे में? आज के क्लास में पढ़े काल निर्धारण के बारे में। सिंधु सभ्यता का कालखंड 1750 से 2750 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। विश्व की पहली शहरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। जमीन के भीतर से खुदाई कर प्राचीन सामग्री निकालने